आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका व्याकरण और साहित्य दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट देना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इत वृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम लोग थोड़ा फास्ट ही देखेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें जो है केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया? तो बताना है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहन अवस्थी। ये जो है आदिकाल को आधार काल कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? देखिए जो 11 to 12 रहता है उसमें इस तरह के साहित्य के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है 6 to 8 का, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल बिल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो देखिए इसमें जो है राहुल नामक नायक नहीं है बल्कि राहुल जो है ये नायिका है। तो आपका ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को भानव है। इस काव्यांश के रचनाकार बताना है कौन है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? तो बताना है यहाँ पर। ये आपकी जो है ये है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। ये जो है प्रबंधात्मक रचना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीन्हो खेल करे जान्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बताना है कि ये काव्य पंक्ति जो है ये किस कवि की है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में जो है संग्रहित है, ये बताना है आपको। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंग दर्पण में जो है ये देखने को मिल जाती है।
पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये बताना है। तो कर्म के आधार पर जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्रिया चुनना है इसमें। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, ये बताना है। इसमें क्रिया क्या है, सीखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, सीखती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन शब्दों से काम का करना या होना जो है पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो जहाँ पर काम का होना या जो है करना पाया जाता है तो वहाँ पर जो है आपकी क्रिया होती है, उसे क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर जो है ये अल्प प्राण होते हैं, आपके सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, घोष या सघोष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये आपके टोटल 4 हैं, छोटा आ, छोटी और छोटा ऊ और री, ये 4 जो हैं आपके हरस स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर जो है ये आपका आ होता है। 16 है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है। ये बताना है कि प्रेम की पीर ये किसे कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए ये जो है घनानंद के लिए कह रहे हैं, प्रेम के पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मागधी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से बिहारी हिंदी का स्वरूप नहीं है, बताना है। तो ये है अवधी, अवधी जो है पूर्वी हिंदी में आती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंगिका किस राज्य की बोली है। ये है बिहार की, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। ये है मगही। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है।
तो ये है जयपुरी, ये राजस्थानी में आती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है नहीं आएगा। बाकी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर इसके भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य स्वर कहते हैं, किसको कहते हैं? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आ को जो है मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ओ किस प्रकार का स्वर है, ये बताना है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवृत। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, ये बताना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ई जो है ये संवृत है, इसमें आपका जो है ये 4 अक्षर आते हैं, ई और बड़ी ई, ओ और बड़ा ओ, जिसे दीर्घ ओ कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बताना है यहाँ पर। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मराठी। ये जो है देवनागरी में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नागरी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो इसे जो है नंद नागरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके जो है इसे विवेचित किया है, तो बताना है कि वो कौन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम देने वाले विद्वान हैं, ये बताना है।
तो उत्तर मध्यकाल को कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, बताना है कि कौन इसके लेखक हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 34 है, बात का धनी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। राइट आंसर होता है वायदे का पक्का। क्वेश्चन नंबर 35 है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 36 है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। देखिए वही मुहावरा जो है फिर से पूछा गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध में आना। अत्यधिक क्रोधित होना या क्रोध में आना, ये आपका जैसा भी ऑप्शन आपको दिखे वैसे आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बात बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताना है। ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है, असाध्य कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो है वाक्यांश बताना है। कि वाक्यांश इसका क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाता है अतीन्द्रिय। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपर्युक्त एक शब्द क्या होगा। ये राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 42 है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल जो है इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। छल में छल से, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कारण। क्वेश्चन नंबर 43 है, करण कारक किस वाक्य में है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो चिन्ह है वो से के द्वारा होता है, करण का। क्वेश्चन नंबर 44 है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी, इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करण। कानों के द्वारा सुनी हुई बात पर यकीन मत करो। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताना है। ये सभी आपके जो है वाक्य हैं, इनमें से किसमें जो है करण कारक प्रयुक्त हुआ है ये बताना है आपको। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा ये बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चक्र। चाक का जो है तत्सम रूप चक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा ये बताना है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चत्वाल होता है इसका तत्सम रूप चबूतरा का। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूरण का तत्सम शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चूर्ण होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हंस का पर्याय नहीं है इसमें बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जीमून। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। जो हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है आपका अनल। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, निशाकर। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिमवान का पर्याय क्या है। तो हिमवान का जो है अर्थ होता है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का जो पर्यायवाची है ये है आपका मराल। महत्वपूर्ण है तो आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आवृत्त शब्द का विलोम क्या है। तो आवृत शब्द का विलोम जो है अनावृत होगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है, आविर्भूत का सही विलोम क्या है, ये बताना है आपको। तो आविर्भूत का जो है तिरोभूत होगा। जैसे आविर्भाव का तिरोभाव होता है, वैसे आविर्भूत का जो है आविर्भूत का तिरोभूत होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो आशा का जो विलोम होगा ये होगा निराशा। क्वेश्चन नंबर 55 है, आधुनिक का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक का जो है प्राचीन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गणेश जो है ये तद्भव है और गणेश जो है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म बताइए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कंकती का जो है कंघी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम शब्द का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जीव का जो है जीवा होगा। ये आपका तद्भव है और ये तत्सम इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो ये है आपका राइट आंसर, कौन सा बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। तो ये जो है आपका सही शब्द युग्म होगा तत्सम तद्भव का, तीरथ तीर्थ। तीरथ जो है ये तद्भव है, तीर्थ जो है ये तत्सम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है, ये बताना है आपको। उत्कंठा का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लालसा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जूता। क्वेश्चन नंबर 64 है, उग्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड और क्रोधी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, असमंजस्य। क्वेश्चन नंबर 66 है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, आपको बताना है।
तो आपका जो है रा स्वर नहीं है, ये आपका लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। बताना है कि आ और आ कौन से स्वर हैं। तो ये जो है उच्चारण की दृष्टि से आपके कंठ के अंतर्गत आएंगे। इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंठ है आपका। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में कंठ उम्मड़ कौन सा है। अर्थात जो कंठ से जो है उच्चारित होता है, बताना है इसमें आपका कौन सा वर्ण आएगा। तो कंठ से आपका आ जो है उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है, ये बताना है। देखिए जो पीजीटी का लेवल होता है और टीजीटी का इस बार थोड़ा हार्ड ही रहने वाला है। तो आप लोग अलंकार और छंद रस जो है इस पे आप अच्छी पकड़ बना के जाइए, ताकि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही हो पाए, क्योंकि ये 3 पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या। क्वेश्चन नंबर 71 है, जहाँ राधा आनंद उदित निस बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहा बापुरो चंद। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपक और उल्लेख जो है ये अलंकार है। ये आपका जो है संचारी भाव के अंतर्गत आ जाएगा और ये जो है रीत के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। तो कृपा का विलोम जो है होता है कोप। क्वेश्चन नंबर 74 है, करुण का विलोम क्या होगा। करुण का हो जाता है निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कर्मणे का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आकर्मण्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, कठोर का विलोम क्या होगा। तो कठोर का जो है कोमल, ये आपका विलोम होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 77 है, खंडन का विलोम क्या होगा। तो खंडन का जो विलोम होता है ये होता है मंडन।
क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है? तो श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शोध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है शीत का अर्थ होता है ये ठंडा और शीत का अर्थ होता है तेज किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें जो है छल में कौन सा कारक है? देखिए ये दोबारा शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें तो कर्ण होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, कर्ण कारक किस वाक्य में है? तो कर्ण जो है इसका रहता है से के द्वारा। तो यहाँ पर जो है वह कलम से लिखता है, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। दो तीन क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए थे। क्वेश्चन 85 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। बताना है कि वह कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात जो है को प्रसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाता है अवधि। अवधि में को जो है प्रसर्ग प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो ये है जो है आपका राइट आंसर होता है सिंधी। ये जो है ब्राचड़ के अंतर्गत आएगी। बाकी ये तीनों जो है सौरसेनी से हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है। उपर्युक्त जो है इस तरह से लिखा जाता है, न कि इस तरह से। कभी कभी जो है ऐसे लिखा रहता है उपरोक्त। तो ये जो है आपका गलत है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो ये देखिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 89 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये देखिए आपका हो जाता है उज्ज्वल। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? तो चा जो है राइट होता है। ये तालव्य नहीं है बल्कि ये दंत के अंतर्गत आएगा।
क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो ये जो है सी राइट होता है। पहला और दूसरा जो है अघोष के अंतर्गत आता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण का स्पर्श व्यंजन का जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण रहता है ये घोष या सघोष जिसे कहते हैं इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो ये है सा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। आपका देखिए ये तीनों सा जो है ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ये है राजपुरुषा, ये जो है तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बताना है। तो जब दो शब्द जो है एक साथ प्रयुक्त हों या जिन्हें कहते हैं पुनरुक्ति हो जाए, इनकी दोबारा जो है ये आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास रहता है, जैसे रातों और रात। क्वेश्चन नंबर 96 है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो ये जो है सज्जन में होगा, ये हो जाता है आपका सत प्लस जन, सज्जन। जब इसका शब्द बनेगा तो सज्जन हो जाएगा, संधि उसका होगा सतजन। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि जो है भानुदय में है, दीर्घ के अंतर्गत ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़िया उड़ गई। आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। तो लड़के ने कहा, देखिए लड़के ने कहा से आपको तात्पर्य है कि एक लड़का जो है उसने कहा, लड़के ने कहा, ना कि लड़कों ने कहा। तो ये जो है आपका एक वचन यहाँ पर होगा। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको 100 क्वेश्चन पर ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, तो 100 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।